हाँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या? ये डीपीएस 11 का पहला क्वेश्चन है, हो गया ये। कहता है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर when accelerated from rest by an electric field of a strength 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। बताइए जिसकी इंटेंसिटी क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 2 इंटू 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से छोड़ना है। रेस्ट से छोड़ने का मतलब हुआ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। आप बताइए इस इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात हम इसको छोड़ेंगे तो फोर्स इधर लगेगा, एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी भी इसी डायरेक्शन में। ए बोलो, हाँ ठीक है। तो ये चलते चलते बेचारा 6 सेंटीमीटर चलता है। क्या बोलते हो, कितना चलता है? 6 सेंटीमीटर। अब फिर आपको बताने कि इसको कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पे आपने छोड़ा था और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो गया समथिंग t इज इक्वल टू टी ना। तो देखो तुमको क्या क्या पता है, तुमको पता है ठीक है, हाँ तुमको पता है इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ना, और तुमको टाइम निकालना है। तो अगर हम एक्सेलरेशन पता कर लें, बोलो, तो हम वो सब इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले बताइए कि एक्सेलरेशन होता क्या है? फोर्स अपॉन मास होता है। फोर्स कितना होता है? तो Q चार्ज पे E इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है Q इंटू ई। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इधर ही ना लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? तो Q की जगह पे हम लोग इसका चार्ज ना लेंगे और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है, लेकिन चूंकि हम सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसीलिए हम माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, सिर्फ ई लिखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई ही है। तो मिला जुला के ई बाई एम हो जाएगा ना। जरूरत पड़ेगा तो हम ई की जगह पे, अरे इसका चार्ज दिया होगा इसमें 1.6 इंटू 10 to the power माइनस, एक मिनट ई क्या बोल रहा है? पागल बना रहा है क्या? -19 कूलम ना होना चाहिए, क्या ऐसा कर रहा है? ठीक है, ई की जगह पे 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 कूलम। ई तो दिया ही हुआ है, एम की जगह पे हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 10 to the power माइनस 31, है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। निकाल ही ले क्या? निकाल लिया जाए। अच्छा रुको ना, आगे बढ़ते हैं। हड़बड़ाना नहीं चाहिए वैल्यू पुट करने के लिए, ठीक है? हम लोगों को निकालना है टाइम। तो आप बताइए u दिया हुआ है कितना है? 0। अरे बोलिए ना। और टाइम, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना? 6 सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब 10 to the power माइनस 2 हो जाएगा। अब बोलो इतना मीटर। एक्सेलरेशन तो पता ही है कितना है, ई डिवाइडेड बाई एम है, और हमको शायद टाइम निकालना है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि यू 0 है तो ये तो पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा। अच्छा हमको टाइम निकालना था, तो 2 को उधर लेके जाओ, ए को नीचे लेके जाओ, तो यहाँ से तुमको t इज इक्वल टू मिलेगा 2s डिवाइडेड बाई ए, और स्क्वायर उधर जाकर रूट नहीं बनेगा क्या? हाँ अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए। t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू एस की जगह पे कितना लिखें? 6 इंटू 10 to the power माइनस 2, ठीक है? और a की जगह पे कितना? तो ई बाई एम ना। अरे बोलो ना, ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम। तो सबसे पहले स्मॉल ई का वैल्यू बताइए, 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19। कैपिटल ई की वैल्यू बताइए, 2 इंटू 10 to the power कितना? 4 दिया हुआ है तो आप 4 लिखिए। अच्छा रुकिए, इसको थोड़ा सा और लंबा करके इसी के नीचे हम लोग हटाते हैं, और बाई एम भी तो करना है। तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 to the power माइनस 31। मिला जुला के यहाँ से आपको आंसर मिल जाना चाहिए ना। क्या लग रहा है, कैलकुलेट हो जाएगा क्या आपसे? अरे कैलकुलेट होगा, हो जाना चाहिए। देखो क्या है कि 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं?
अच्छा जी, और ये बताइए अगर हम लोग ये डेसिमल यहाँ से हटा के इसको क्या बना दे, 16 बना दे ना, 16 बना दे, तो 16 4 बन के बाहर निकलेगा, और ये कितना बन के बाहर निकलेगा, 3 बन के, तो 3 तो ऊपर ना जाएगा, तो मतलब मिला जुला के 3/4 टाइप का तो कुछ आ रहा है। अब देखते हैं अंदर में क्या बच रहा है। अंदर में तो बाबू ये √6 तो बचेगा। अच्छा, इसका चूंकि डेसिमल हमने यहाँ से निकाला है, तो इसको 10⁻⁻20 न बना देगा ये, 10⁻⁻20, और ये है 10⁻4 है। कितना है मिलके कितना होगा, 10⁻⁻16। नीचे में कितना है, 10⁻⁻31, तो नीचे में बच जाएगा मेरे ख्याल से 10⁻⁻15, जो कि सबसे ऊपर जाके 10⁻, नहीं नहीं, ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा, 10⁻⁻15 ही रहेगा। अरे यहाँ वाला चीज़ वैसे भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 10⁻⁻15 होगा, और ये पहले से क्या है 10⁻⁻2, तो ई हो जाएगा तुम्हारा कितना, तो 10⁻⁻17 मेरे ख्याल से होना चाहिए, कहा जाने सही है। क्या दिया हुआ है ये, अरे दिया हुआ है ना, दिया हुआ है तो हम वही लेंगे, 9.1 होता है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है। हाँ तो बताओ इतना कुछ आ रहा है क्या, अब बोलना रे। अब तुम इसको काम करो, चूंकि ये इवन नंबर में नहीं है ना, तो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, या तो 16 बना लो, ना तो इसको 18 बना लो। तो एक काम करते हैं ना, हम इसको 60 बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 60 के आसपास में बना लेते हैं। तो चूंकि हम इसको ना 10 गुना बढ़ा रहे हैं, तो इसको हमको 10 गुना घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻, अरे इसको 10 गुना बढ़ा रहे हो, इसको 10 गुना घटाओगे, तो 10 गुना घटाने का मतलब डिवाइडेड बाई 10 ना करोगे, तो ये 10⁻⁻18 बनेगा, और 10⁻⁻18 10⁻⁻9 बन के बाहर निकलेगा। बाकी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं ना है, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 10⁻⁻9, क्योंकि ये 10⁻⁻18 बना था, और ये अंडर रूट हो जाएगा 60, एंड ऑब्वियसली आंसर किस में आएगा, सेकंड में आएगा ना। अब तुम बताओ रूट अंडर 49 होता है कितना, 7 होता है ना, और रूट अंडर 64 कितना होता है, 8 होता है, ये 60 है। इसका मतलब हमको लग रहा है 7.7 या 7.5 से तो ज़्यादा होना चाहिए, बोलो 7.7 से 7.5 से तो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट 49 होता है 7, अंडर रूट 60 कितना होता है, सॉरी 64 कितना होता है, और ये अंडर रूट 60 ना है, थोड़ा इसके ज़्यादा करीब है, तो आई थिंक कि 7.6 या 7.7 होना चाहिए। कितना आ रहा है, तो 7.7 टाइप का मान लें, रहने दो, डेसिमल के एक ही प्लेस तक रहने देते हैं। और अगर तुमको डाउट हो रहा हो ना, तो तुम ये भी कर सकते हो, अगर तुमको रूट निकालने का मन ना करे, तो तुम 7.7 को 7.7 से मल्टीप्लाई करके देख लो ये 60 के करीब पहुंच रहा है कि नहीं, और आई थिंक के पहुंच रहा है, मैंने 59 पॉइंट भी कुछ आ जाए, चाहे 60 पॉइंट भी कुछ आ जाए, तो लगभग 60 के करीब रहेगा ना। हाँ तो हमको लग रहा है 7.7 के आसपास में आना चाहिए, 7.74 आ रहा है, तो रहने ना, तो 7.7 ही रहने देते हैं। तो ये 3/4 इंटू कितना, 7.7 इंटू 10⁻⁻9, और इतना सेकंड हो जाएगा। अब इसको तो हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, बोलिए ना, तो अल्टीमेटली आंसर जो भी आ जाएगा, कितना आंसर आ रहा है वैसे 5.85 इंटू 10⁻⁻9 सेकंड आ रहा है। अच्छा, ये लग रहा है सही है, होना ही चाहिए। इस 7 तिरका कितना होता है, 21 होता है, और 21 को जब 4 से काटोगे तो वैसे भी 5 पॉइंट समथिंग तो आना ही चाहिए, मैंने हमको लग रहा है मिला जुला के हम लोग सही हैं। ठीक है, तो ये CBSE बोर्ड का सवाल है, लगभग 32 साल पुराना सवाल है ना, हम देख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ दोबारा नहीं ना समझना है। मेन कॉन्सेप्ट ये था कि हमको यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेना था, और उसके बाद s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा लेना था। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब जेई मेन ने 2022 में पूछा है
ये क्वेश्चन क्लास में हो गया है क्या? अच्छा, डीपीएस में पहले हो चुका है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं तो हो ही गया होगा, तो आप ढूंढ लीजिएगा कहाँ हुआ है। कोई बात नहीं, ये बता, ये भी तब हो गया है क्या? एन ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर हो गया है। अरे हो गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, इसको लेवल 1 में मैंने डाला है ना। अच्छा कोई बात नहीं, तब देख लेते हैं। एक ऑयल का ड्रॉप है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 2 मिलीमीटर। तो बाबू मिली का मतलब होता है 10⁻, मिली कितना होता है, 10⁻³ इतना मीटर हो जाएगा। सही है। बोलता है कि विथ अ डेंसिटी, अच्छा इसका डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना करके दिया हुआ है। बोलिए ना, तो पहले ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, है कि नहीं? तो आप बताइए, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? 3 को तो तुम रहने दो, 10⁻³ kg हो जाएगा। अब बाबू सेंटी का मतलब होता है 10⁻², और ये मीटर और इसका ना क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब में ये सिर्फ मीटर का क्यूब थोड़े है, पूरे का पूरे सेंटीमीटर का क्यूब है। तो सेंटी की जगह पे मैंने लिखा 10⁻², मीटर तो मीटर है और इसका होल क्यूब हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करके डेंसिटी को आप ऐसा यूनिट में निकालिए, ये बनेगा 3 इंटू, अच्छा एक बात बताइए, ये 10⁻³ और यहाँ से मिलेगा 10⁻⁻6, तो कट कूट के नीचे में आएगा 10⁻⁻3, ये कूद के जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ ना होगा, इतना kg पर मीटर क्यूब, यानी 3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, इतना आ गया। फिर कहता है कि इज हेल्ड स्टेशनरी, इसका मतलब ये रेस्ट में है। अब कहाँ रेस्ट में है, तो एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी इंटेंसिटी है 3.55 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, अब ये एक्सपेरिमेंट क्या, वो जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि रेस्ट में है तो इस पर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। जाहिर सी बात है ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, तभी ना इस पर नेट फोर्स 0 आएगा। इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए वो ऊपर के डायरेक्शन में होना चाहिए। अच्छा, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लेकिन ये मैग्नीट्यूड दे दिया, कितना दे दिया, 3.55 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। क्या बोलते हो? इतना सब देने के बाद तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स दैट द ऑयल ड्रॉप विल पोजेस। अच्छा, ये ऑयल कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पोजेस कर रहा है, तो बताओ इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा? तो नेगेटिव चार्ज ना होगा, बोलिए ना। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ऊपर रखना पड़ेगा? ना 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 ना, तब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको रखना पड़ेगा नीचे के डायरेक्शन में। अरे वर्टिकल बोला है, मुझको लगा पॉजिटिव चार्ज होगा इसीलिए मैंने ऊपर ले लिया था, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रखना पड़ेगा नीचे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इतना सब देने के बाद तुमसे पूछ रहा है कि बताइए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा है ना। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा है Q बराबर क्या, n ही पढ़ा है, तो वो हमसे n की वैल्यू ही ना पूछ रहा है। अरे बोलिए ना। तो मिला जुला के देखिए, पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, का मतलब हुआ mg शुड बी इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विल बी इक्वल टू Q इंटू E, तो ये हो जाएगा आपका Q इंटू E। अब देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्टली मास भी नहीं दिया है, मास दिया है, मास नहीं दिया है तो क्या करें, निकालना पड़ेगा हमको। हमको रेडियस दिया है और हमको डेंसिटी दिया है। बोलिए, हम ये बात जानते हैं, अच्छा इसको बाद में हम लोग लिखेंगे, पहले इधर देखिए। हम लोग ये बात जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो डेंसिटी होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ से मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू क्या, वॉल्यूम हो जाएगा। अब आप बताइए कि डेंसिटी तो इतना दिया हुआ है, कितना, 3 इंटू 10⁻3, वॉल्यूम कितना होगा, तो 4/3 पाई r क्यूब होगा। अब r का मतलब हो जाएगा इतने का क्यूब, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻3, और इसका भी क्यूब ना करना होगा। तो इतना सब करने के बाद देखो तुमको मिलेगा
मास। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और मिला जुला के तुमको मिलेगा बताओ ये 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, 8 चौका 32 हो जाएगा। तो यहाँ से तो तुमको 32 मिला। फिर तुमको मिलेगा एक पाई, अरे पाई मिलेगा ना, हाँ ठीक है। और बताओ 10 टू दी पावर 3 यहाँ है और 10 टू दी पावर -9, तो 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा। तो 32 पाई इंटू 10 टू दी पावर -6 इतना। और एंड ऑब्वियसली आंसर जो आएगा वो आपका किस में आएगा, केजी में ही आएगा, क्योंकि हमने हर चीज़ को ऐसा यूनिट में पुट किया है, तो हमारा आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा ना। हाँ अब बताइए mg शुड बी इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसमें m की जगह पे हम लोग लिखेंगे 32 पाई इंटू 10 टू दी पावर -6। अच्छा बाद में लिख लेंगे, पहले F इलेक्ट्रोस्टैटिक से इतना होता है, Q इंटू ई ना होता है, Q इंटू ई ना होता है, अरे बोलिए ना। चलिए ये है आपका mg। हमको निकालना एक्चुअली Q भी नहीं है, हमको निकालना क्या था, n था। तो क्या हम Q की जगह n ही रख लें? अच्छा तो ये हो जाएगा m इंटू जी इज इक्वल टू n इंटू ई, और ये रहेगा आपका e। आपको n की वैल्यू निकालनी है तो इसको नीचे लेके आइए, n इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू जी डिवाइडेड बाई ई इंटू, ऐसा हो जाएगा। अब आप m की जगह पे पुट करिए 32 पाई इंटू 10 टू दी पावर -6, 32 पाई इंटू 10 टू दी पावर -6 है। जी दिया हुआ है कितना लेना है, उसने बोला है कि 9 हाँ तो बिल्कुल 9.81 ही हम लेंगे। एंड डिवाइडेड बाई ई सबको पता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होता है। और बच्चों कैपिटल ही भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.55, तो ये हो जाएगा 3.55 इंटू 10 टू दी पावर 5 दिया है, तो इतना हो जाएगा। बाकी सब कुछ तो ठीक है। अच्छा एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि अगर हम इसको डेसिमल को हटाए तो 2 बार में कट जाएगा, अरे हटाया जाए क्या, लेकिन डेसिमल के हटने से एक्चुअली आप इसको 10 गुना बढ़ा रहे हैं, 1.6 को आप 16 बना रहे हैं, डेसिमल को आप हटा रहे हैं का मतलब हुआ कि इसको 10 गुना बढ़ा रहे हैं, तो इसको 10 गुना कम कर दीजिए। अच्छा है इसी को 10 गुना कम कर दीजिए, किसी को तो 10 गुना कम करना होगा ना, अरे बोलो ना। तो क्या इसी को हम लोग 10 टू दी पावर 4 बना लें, चलो ठीक है, इसे काट ले इसको 2 बार में। और कुछ कट छट रहा है क्या, दिया 15 का सोच के 3.55 दिया है। 9 दूनी 18, अच्छा ये कितना होगा बताना तो, 981 दूनी कितना होगा, 1962 आएगा। तो देखते हैं ये हो जाएगा आपका 19.62 और डिवाइडेड बाई कितना 3.55 ना जी, और इंटू 10 टू दी पावर आ रहा है, हाँ कैलकुलेट करो 10 टू दी पावर -6 ऊपर है, कटेगा 10 टू दी पावर -13 यहाँ बचेगा, और 10 टू दी पावर -13 और 10 टू दी पावर 4 10 टू दी पावर -9 होगा, और 10 टू दी पावर -9 ऊपर जाके बनेगा 10 टू दी पावर 9, इतना होना चाहिए। अब देखो क्या है कि हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करने जाएंगे, हम ऑप्शन में देखेंगे कि आस पड़ोस में कितना आ रहा है कि नहीं, अरे बोलिए ना। तो आप बताइए सबसे पहले, कहीं पाई छूटा है, ओ अच्छा ठीक है, यहाँ पे पाई नहीं छूट गया है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 के आसपास में होती है। अच्छा और ये इंटू 10 टू दी पावर 9 आया था, 10 टू दी पावर 9 आया था, तो हम लोग आस पास में देखेंगे कि आंसर कितना आना चाहिए। तुम बताओ 19 तिया कितना होगा, कितना, लगभग 57 ना। 57 डिवाइडेड बाई जब तुम 3 करोगे तो कितना आना चाहिए, 17 तिया 51 होता है ना, 17 तिया कितना होता है 51 होता है, 18 तिया 54 होता है, तो 17-18 के आसपास में तो हमको लग रहा है आना चाहिए। तो इसका आंसर देखो मैं लगभग में लिखने जा रहा हूँ 17 या 18 के आसपास में आएगा, तो हमको लग रहा है कि 17 ही रखो। पता है काहे रखो, काहे कि दिया हुआ है 17, नहीं समझ में आ रहा है,
और इंटू 10⁻⁴ कितना 9। अच्छा अगर हम इसको 1.7 बना दें, इसका मतलब हुआ हम इसको 10 गुना कम कर रहे हैं, तो इसको 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा, ये 10⁻10 हो जाएगा। तो अब तो हमको लग रहा है कि आंसर आ जाना चाहिए 1.7 इंटू 10⁻10 आया है। अब बताइए इसमें कोई है 1.7 इंटू 10⁻10? ये वाला तो है, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैलकुलेशन कितना भी टफ काहे ना हो, है कि नहीं, दिमाग लगाओगे कहीं मेहनत करना नहीं पड़ता है, अल्टीमेटली आंसर आ जाता है। ये समझ में आया? पहला देखो इसमें 3 गो कॉन्सेप्ट था। पहला कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डेंसिटी दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस दिया हुआ है तो वॉल्यूम ना निकाल लेंगे, हाँ, तो मास कैसे निकलेगा? तो ये तो बचपन में पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम पता है 4/3 πr³ होना चाहिए, तो यहाँ से तो बाबू मास मिला। दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर ये रेस्ट में है का मतलब हुआ ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये बराबर होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू ई होता है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। तीसरा कॉन्सेप्ट ये पूछ रहा है कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दिया गया है, तो अगर मान लीजिए इस पर चार्ज Q है, तो हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई, तो इस Q की जगह पे आपको रखना होगा N इंटू ई। अच्छा ये तीनों कॉन्सेप्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही ना है, लेकिन तीनों जब मिलते हैं तो एक बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं विथ अ बहुत अच्छा खासा कैलकुलेशन, है कि नहीं। लेकिन हमने कहीं किसी कैलकुलेशन में मेहनत, कहीं लगा है कि हमने बहुत मेहनत किया है, लेकिन आंसर आ गया देखिए। तो 3 कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करिए, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, तब आपसे जेईई मेन 2021 का ये वाला क्वेश्चन बनेगा। आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लगता होगा इसको बनाने में, लेकिन अच्छा स्मार्ट स्टूडेंट रहेगा ना तो 2-3 मिनट से ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है। वो तो आपको समझाना है, इसीलिए हमको बोलना पड़ रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि 5 मिनट समय लग गया, लेकिन नहीं लगता है, ठीक है। चलिए, ये जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन, ये किसी से बना है क्या? किसी, तुम लोग आराम कर रहा है क्या? ये किसी से बना है? अरे यार, एक आदमी भी हाथ उठाता कम से कम बैच का इज्जत रह जाता। अच्छा आप लोगों ने ट्राई किया है इसको? ट्राई किए थे, नहीं बना था ये? क्या बात है, बहुत खुश हो हैं? क्या करके? चलो ठीक है, इधर देखो। ये क्वेश्चन कहता है कि एक क्यूब है और उसके ठीक है, और क्यूब है जिसका साइड लेंथ कितना है, a है, और पॉइंट चार्ज q लोकेटेड एट ईच वर्टिसेस एक्सेप्ट द क्या ओरिजिन वेयर द चार्ज इज कितना माइनस। अच्छा मैंने कहने का मतलब है कि सारे कॉर्नर्स पे तो प्लस क्यू चार्ज है, खाली ओरिजिन पे को माइनस क्यू चार्ज है। देख रहे हो कैसे फंसा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वही तो सोच रहे हैं कैसे सॉल्व करें ना। मैंने एक डीपीएस में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत आसान ट्रिक बताया था। अच्छा पहले तुम एक बात बताओ, अगर यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज होता तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता? सिमेट्रिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के सेंटर पे पड़े हुए चार्ज पे नेट फोर्स 0 होता है, या यूं कहें कि सिमेट्रिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 होगा तभी ना कोई चार्ज लाके रखोगे तो उस पर फोर्स भी 0 होगा। लेकिन गड़बड़ा गया ना, खाली यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। तो हाँ मैंने एक ट्रिक बताया था इसके लिए, वो याद है? ट्रिक ये था कि अगर आपको लग रहा है ना कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज होता तो मजा आ जाता, तो आप यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को लाके रख दीजिए, एक प्लस क्यू चार्ज को लाके रख दीजिए। लेकिन सुनिए,
एक प्लस क्यू चार्ज ला के रखिएगा तब तो यहाँ का चार्ज जीरो ना हो गया, जबकि यहाँ का नेट चार्ज कितना होना चाहिए, माइनस क्यू। तो आपको यहाँ पर एक माइनस कितना ला के रखना पड़ेगा कि माइनस क्यू आ जाए, माइनस क्यू ला के रख दें। हाँ, अरे मैंने पहले से माइनस क्यू था, एक प्लस क्यू ला के रखे हो तो एक और माइनस क्यू ला के रखोगे, अरे बोलो, तब ना वो माइनस क्यू ये प्लस क्यू मिलकर जीरो होगा और अल्टीमेटली चार्ज आपका माइनस क्यू होगा। तो एक और माइनस क्यू ला के रखिए, एक और माइनस क्यू ला के रखने का मतलब हुआ कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू क्यू। लो एक और माइनस क्यू रख लेते हैं तो ये मिल के माइनस टू क्यू ना हो जाएगा। अब आप बताइए कि ये चार्ज ये और ये वाला चार्ज, ये आठों मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा करेगा यहाँ पर, जीरो। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बस इन दोनों की वजह से होगा, इन दोनों का मतलब हुआ माइनस टू क्यू की वजह से होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इसी की तरफ ना होगा, बोलिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। अरे यार नहीं समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन करना भी चाहते हो कि आगे बढ़े, तो तुमको समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूं। मुझको लगा कि यार यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज होता है तो इन आठों चार्जेस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो मैंने ला के रख दिया। लेकिन एक प्लस क्यू रखा तो एक और माइनस क्यू ला के रखना पड़ेगा ना, तो अब ना दोनों कट जाएगा और सिर्फ माइनस क्यू बचेगा। ओरिजिनल क्वेश्चन में भी माइनस क्यू था, अब ये प्लस क्यू ये सारा प्लस क्यू मिलके तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कौन करेगा, सिर्फ यही दोनों न मिलके, ये दोनों माइनस टू क्यू है और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स द चार्ज। बोलिए जल्दी। हाँ, और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई बोल दें तो सबसे पहले तो बाबू हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लिख लें। मैग्नीट्यूड होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह पे, अरे क्यू की जगह पे 2q ना आएगा, छोड़ो, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। सिर्फ क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो साइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो हम लिख लेते हैं 2q डिवाइडेड बाई, रही बात r की, तो बाबू सेंटर से कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो डायगोनल का आधा होगा कि नहीं। अरे बोल, समझो ना कि यही एक कमरा है जिसमें हमको सेंटर से ओरिजिन किसको माना जाए, उसको मान लिया जाए, तो सेंटर से उसका डिस्टेंस है। तो तुमको नहीं लग रहा है ये जो सबसे लंबा वाला डायगोनल है इसका आधा है, और सबसे लंबा वाला डायगोनल होता है √3a, पता है, अरे पता है, एक क्यूब का जो सबसे लंबा वाला डायगोनल होता है वो होता है √3a। तो मिला जुला के मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होना चाहिए, ये वाला जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, √3a का आधा होना चाहिए। तो हो जाएगा √3a का आधा और इसका स्क्वायर, देखो मैंने लिखा है KQ बाई आर स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। हाँ, लेकिन इतना करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में। हालांकि इस क्वेश्चन में आई कैप जे कैप और के कैप ना यूज करके एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप यूज कर दिया, तो क्या कोई गुनाह कर दिया? ये तो देखते ही समझ में आ रहा है कि एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस की तरफ इशारा कर रहा है। तो अब क्या किया जाए, तो सुनो, मैंने आपको बताया है कि वेक्टर कभी भी लिखना होगा तो मैग्नीट्यूड और बगल में एक यूनिट वेक्टर लिखते हैं। देखो हमने ये पढ़ा है कि नहीं, कोई वेक्टर ए क्रिएट करना है तो पहले उसका मैग्नीट्यूड और बगल में उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर लिखिएगा। अब हम खोजेंगे कि इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है जो ओरिजिन को उस कॉर्नर से मिलाने वाले डायरेक्शन में आ जाए, कोई ऐसा वेक्टर है? तो हमको लग रहा है कि एक वेक्टर अगर हम ऐसा क्रिएट करें जो कि ओरिजिन को उस कॉर्नर से मिलाए, नहीं समझ पाए तुम, देखो ओरिजिन को उस कॉर्नर से मिलाए जिसमें ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, कौन बताएगा उस वेक्टर का नाम क्या होगा? रुको मैं ट्राई करता हूं, बिल्कुल आप ही बताएंगे, है ना। ये 2,3,4 है, इस वेक्टर का नाम क्या होगा? 2i का प्लस 3j का प्लस 4k का। इतना समझ में आया? बोलिए जल्दी। अब मैंने सोचा कि यार एक वेक्टर अगर हम ऐसा क्रिएट करें
इमेजिन करिए सिचुएशन को, जो कि वही उसी को ना ओरिजिन मानते हैं। हाँ, हमको तो चाहिए सेंटर को उससे मिलाने वाला वेक्टर, लेकिन हम एक ऐसा वेक्टर बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं जो कि ओरिजिन को उस सामने वाले कॉर्नर से मिला रहा है। तो आप बताइए, लाइन तो वही ना होगा, इसी लाइन पे ना सेंटर भी आ जाएगा। बताइए उसका नाम क्या होगा, उस वेक्टर का नाम क्या होगा? और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं a कॉमा a कॉमा a, x में भी a, y में भी a, z में भी a। बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, बहुत ऊपर से जा रहा है। अरे वो जो कॉर्नर वाला पॉइंट है सबसे उधर, पहले देख लो, झांक के देखो कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो। वहां तक पहुंचने के लिए देखो तुमको, अरे इसी में से कोई x मानो, कोई y मानो, कोई z मानो, क्या फर्क पड़ता है, सब तो बराबर है। तो तुमको नहीं लग रहा है x में भी ये चलना है, y में भी ये चलना है, और z में भी कितना चलना है, ये चलना है? अरे तो एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन को उससे मिलाएगा, उसका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, ये नाम होगा। लेकिन बताओ हमको ये वाला डायरेक्शन चाहिए कि हमको ये वाला डायरेक्शन चाहिए? हमको ये वाला ना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस वहां पड़ी हुई हैं। बोलिए ना, नेगेटिव चार्जेस वहां पड़ी हुई हैं। तो हमको सेंटर से उसकी तरफ ना जाना है। तो क्या ये जो वेक्टर आपने बताया ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, इसको अगर हम पलट दें तो हमको हमारा वाला डायरेक्शन नहीं मिल जाएगा? अरे बोलो ना। तो हमने एक, अच्छा, तो पलटने का मतलब हुआ ये वेक्टर खुद का ही नेगेटिव हो जाएगा। यानी देखो, हमको एक ऐसा वेक्टर मिला है इस डायरेक्शन में, एक ऐसा वेक्टर मिला है जिसका नाम होगा, अरे हालांकि मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, हाँ मतलब वो तो इस कॉर्नर को ओरिजिन से ना मिला रहा है, तो इस बेचारे का नाम होगा माइनस ऑफ ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। लेकिन सुनिए, हमको वेक्टर थोड़े लिखना होता है, हमको लिखना होता है उस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर। और हम जानते हैं यूनिट वेक्टर बनाने के लिए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है। तो अब आप इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, और मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका भी आपको पता है, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस और प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बोलिए, अब आप बताइए, आप कर लीजिएगा, ये √3a आएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ रहे हो, वहां से वहां तक का डिस्टेंस, और ये तो रटाया हुआ होता है कि ये a है, ये a है, ये है, तो ये कितना हो जाएगा, √3a हो जाएगा। तो बाबू ये √3a आएगा। चलो ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया डायरेक्टली, क्या बताओ, √3a, √3a सही है। हाँ, अब हम यूनिट वेक्टर की जगह पे लिखेंगे उसको, तो माइनस साइन को उठा के सबसे चारों आने दो, माइनस ए आई कैप। तो इस क्वेश्चन में आई कैप नहीं बोला है, क्या बोला है? तो हम लोग एक्स कैप ही लिख लेते हैं ताकि ऑप्शन एग्जैक्टली मैच कर सके। एक्स, हाँ, एक्स ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप ना जी, डिवाइडेड बाई √3a। कमाल की बात यह है कि ए कॉमन होके इसे को काट देगा। बोलो बाबू, तो कट जाएगा, और अल्टीमेटली जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। सबसे पहले माइनस साइन को तो सामने बुला के लाइए। अच्छा जी, उसके बाद कुछ कट शॉट तो नहीं रहा है। हाँ, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये 4 ऊपर जाके 8 ना बनेगा, और ये 4 इस 8 को काट देगा तो ऊपर में 2 रहेगा। तो ऊपर में 2, अच्छा ऐसा ही समझो ना कि ये 4 इस 4 को काट देगा, तो ऊपर में सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ हमको मिलेगा कितना, √3 नहीं मिलेगा। और फिर बताइए क्या क्या बच रहा है, नंबर का तो हमने जा सॉरी √3 का स्क्वायर 3, और ये √3, तो 3√3 मिलेगा, 3√3 मिलेगा। वेरी गुड। और बताओ ऊपर में क्या मिल रहा है? ऊपर में तो अब हमको लग रहा है खाली क्यू ही मिलेगा ना जी, तो रहने दीजिए, काहे के लिए ब्रैकेट लगाएं हम लोग, यहीं पे हम लोग क्यू लिख लें, बाकी इसके छोड़ के खाली यही ना मिल रहा है। अच्छा, और नीचे में और क्या मिल रहा है? तो पाई एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर मिलेगा, तो पाई एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर, और हमको लग रहा है कि यहाँ पे मिल जाएगा, ये तो ए कॉमन होके इसे को तो काट ना चुका है, तो एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप। अच्छा, ऐसा कोई ऑप्शन जो मैच कर रहा हो तो बताना। तो एग्जैक्टली सी मैच कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सी मैच कर रहा है। कितने लोग ईमानदारी से बताए उनको ये समझ में आया है?
इसको कहा जाता है कि इसमें आपका दिमाग लगेगा, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, इतने लोगों को समझ में आ गया है? फिर से हाथ उठाना, तो हम ध्यान नहीं दिए जा। और किसको नहीं समझ में आया है? अब लो, दोबारा समझाऊं इसको एक बार फिर से? अरे एक बार फिर से समझाऊं? हाँ अच्छा ठीक है, मैं समझा देता हूं। देखो, कहानी ये थी कि, अच्छा पहले बताओ, अच्छा क्वेश्चन नहीं था ये? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, गुड। एक क्यूब है जिसके सारे कॉर्नर्स पे तो प्लस क्यू चार्ज है, लेकिन ओरिजिन पे एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया। हमको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो बाबू, हम जानते हैं कि अगर क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे ही प्लस क्यू चार्ज होता ना, तब तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता जीरो, क्योंकि सिमेट्रिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है। तो मैंने अपने मन से प्लस क्यू दे दिया, तो अपने मन से हमको एक माइनस क्यू भी देना पड़ेगा। अरे बोलो ना, हम अपने मन से कोई चार्ज थोड़े दे सकते हैं। तो प्लस क्यू माइनस क्यू मिलकर जीरो हो जाएगा, और अल्टीमेटली कितना बचेगा? माइनस क्यू, जो कि पहले से था। अब सारा प्लस क्यू तो जीरो बना लेगा, लेकिन इस माइनस क्यू जो हमने दिया है और एक माइनस क्यू जो पहले से था, मिल के माइनस टू क्यू ना है, उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन की तरफ होगा। अरे बोलो, अब इसी कमरे में इमेजिन करिए कि मान लीजिए कि वो कैमरा जो है सेंटर है, क्या है? हालांकि सेंटर तो नहीं है, ठीक है, वहां सेंटर है, वहां पे माइनस टू क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ होगा कि, उल्टा पुल्टी बोल दिया, वहां पे टू क्यू पड़ा हुआ है नेगेटिव में, सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसी की तरफ होगा कि नहीं? तो वो मैंने कर लिया। अब मैंने सोचा कि मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, और हम लोग डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर ढूंढ लेंगे। क्यों यूनिट वेक्टर ढूंढ लेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है यूनिट वेक्टर। तो पहले मैग्नीट्यूड कितना होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। के का मतलब 1/4πε0। क्यू की जगह पे कितना पड़ा हुआ है? 2q पड़ा हुआ है, तो वो लिख लेंगे, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो बाबू आर कितना होगा? तो सेंटर और कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो सबसे लंबे वाले डायगोनल का आधा होगा। और ये तो रटा हुआ होना चाहिए कि क्यूब का सबसे लंबा वाला डायगोनल होता है √3a। तो बस √3a का मैंने आधा कर दिया, ठीक है, उसका स्क्वायर कर लिया, मिला जुला के के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब सबसे बड़ा चैलेंज था यूनिट वेक्टर ढूंढना, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी वेक्टर को बनाने के लिए हमको उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना होता है एक ऐसे यूनिट वेक्टर से जो इसके डायरेक्शन में हो। तो मैं सोच रहा हूं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, अरे बोलो, सेंटर को ओरिजिन से मिलाने वाले लाइन के डायरेक्शन में है। क्या इस डायरेक्शन में हम कोई वेक्टर अज्यूम कर सकते हैं? तो डायरेक्ट तो हमको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमको एक उल्टा वेक्टर नजर आ रहा है। ओरिजिन को अगर हम उस कॉर्नर से मिला दें, तो आपको नहीं लग रहा है कि वो जो लाइन होगा जो कि डायगोनल होगा, सेंटर उसी लाइन पे आ जाएगा? अरे बोलो। तो मैंने सोचा कि चलो तब इस वेक्टर का हम लोग नाम लिखते हैं। तो ये है ए, ये भी है ए, और ये भी है ए, यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए ए कॉमा ए कॉमा ए। तो इस वेक्टर का नाम हो जाएगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। अब आप बताइए, आपको इस वेक्टर के का डायरेक्शन चाहिए कि ऐसा डायरेक्शन चाहिए? इधर वाला ना चाहिए। अब इसको तुम उलट लो, उलट लोगे तो वो बन जाएगा खुद का ही नेगेटिव, का मतलब माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए, माने माइनस ऑफ इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए कि हमको ये कंप्लीट वेक्टर चाहिए कि इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ना है, तो हमको इस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर चाहिए। हमको तो खाली यूनिट वेक्टर चाहिए। अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने आपको आता है √a² + a² मिला जुला के √3 आएगा। बस आप इस चीज को ले आके यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब आपके रेंज से बाहर नहीं ना है? नहीं तो आगे से मैं ख्याल रखूंगा, ऐसे क्वेश्चंस नहीं दूंगा। अगर आपको लग रहा होगा कि समझ में आता है ना, तो बस समझ लो, बहुत है तुम्हारे लिए। ये तो फालतू क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? +5 × 10⁻⁻19 कूलम, बोलो बाबू। और एक है +20 × 10⁻⁻19 कूलम, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ कितना? 2 मीटर। अच्छा, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर है। फाइंड द पॉइंट ऑन द
लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके आसपास जीरो होता है? बोलो बोलो, छोटे वाले चार्ज के आसपास। एंड द छोटा वाला चार्ज इज ये, क्या ये 1:4 का रेशियो है? इसका मतलब ये रिजल्ट भी हमको याद है, ये आंसर होना चाहिए r/3 और ये आंसर होना चाहिए 2r/3। याद आया? तो हम तो डायरेक्ट बता देंगे। हालांकि क्या हमको अगर सॉल्व करना होगा तो सॉल्व करके नहीं बता देंगे। हम क्या करेंगे, इसकी वजह से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। देखो बाबू, आप कहीं इधर उधर पढ़े हुए, इसका सब फॉर्मूला बताता है, √Q1 डिवाइडेड बाई करके √Q2 करके। हमको नहीं लग रहा है यार कि वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। या तो 1:4 का रेशियो याद कर लो डायरेक्ट, ना तो इसमें कुछ लगेगा ही नहीं। तुम E1 उधर E2 तुम इधर लिखोगे, E1 बराबर E2 करना इतना मुश्किल हो गया है क्या? दोनों साइड परफेक्ट स्क्वायर बना के काट लो, सॉल्व हो जाएगा, है ना। बहुत फॉर्मूला जिंदगी में मिलेगा याद करने के लिए, समझ रहे हैं? इसका आप कॉन्सेप्ट ही याद रखिए, ना तो कितनों फॉर्मूला याद करके आइए, मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा कि आप फंस जाइएगा उसमें, है ना। कॉन्सेप्ट याद रहेगा, कभी नहीं फंसिएगा। और ऐसा नहीं है कि इसका कैलकुलेशन हम लोगों ने, हमको लग रहा है कि 10 क्वेश्चन ऐसा किया होगा अभी तक, डीपीपी टेस्ट क्लास मिला के 10-15 क्वेश्चन ऐसा कर लिया होगा। किसी कैलकुलेशन में ऐसा लगा कि बहुत भयंकर कैलकुलेशन आ गया? तो फार्मूला मत याद करिए, जिसका फार्मूला याद करना होगा मैं खुद ही बता दूंगा, ठीक है। अब इवन इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब बोलो, तो इसको तुम मान लो x, इसको मान लो r माइनस x, ऐसा ही ना किए थे हम लोग। तो हो जाएगा k q डिवाइडेड बाई दिस स्क्वायर इज इक्वल टू k q डिवाइडेड बाई दिस स्क्वायर। दोनों साइड परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आ जाएगा। अरे हो जाएगा ना, कितना क्वेश्चन किए हैं ऐसा। ये क्या है, NCERT 2 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू कितना, 3 माइक्रोकूलम। QB इज इक्वल टू कितना है, -3 माइक्रोकूलम। अरे बाबू, तो ये Q है तो मिला जुला के ये -Q, और क्या, जिसमें Q इज इक्वल टू कितना है, 3 माइक्रोकूलम। बोलो, चलो ठीक है। सेपरेटेड, अच्छा, लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, यानी दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड। जरूरत पड़ेगा तो सेंटी को हम लोग 10⁻⁻² लिख लेंगे, है ना। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग AB? तो जाहिर सी बात है, ये A है, ये B है, और यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अरे बोलो, O पे। तो एक काम करो ना, इसी को R मान लिया जाए क्या? अरे बोलना रे, तो R बराबर 10 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा? 10 × 10⁻²मीटर, तो मिला जुला के 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। अब आप बताइए, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, और उसको अगर हम E1 बोल दें तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ना होगा। अच्छा, इसकी वजह से यहाँ पे उधर इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से तो दूर भागता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। और इसको अगर हम लोग E2 बोल दें तो E नेट अगर आपको निकालना है तो वो हो जाएगा E1 प्लस क्या है, E2। अब बताइए, E1 किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है? इस Q चार्ज की वजह से, इस R डिस्टेंस पे। तो Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। और E2 किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो इस -Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस, जिसमें R जो है वो 10 सेंटीमीटर है क्या, तो कोई बात नहीं है, प्लस। अब आप बताइए, जब हम लोग K लिखेंगे और -Q थोड़े लिखेंगे, हम तो सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को ना जोड़ रहे हैं, तो हम लिखेंगे Q ही, सॉरी, लिखेंगे Q ही, और डिवाइडेड बाई R², मिला जुला के 2KQ डिवाइडेड बाई कितना, R² हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम पुट कर लेंगे वैल्यू, बताइए, 2 है, 9 × 10⁻⁹, Q की जगह पे 3, अब माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 है, डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। और किसी का यूनिट मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैंने सबको ऐसा यूनिट में ही ना पुट किया है, बोलिए ना। तो इसीलिए हमारा फाइनल आंसर भी जो होगा वो न्यूटन पर कूलम में आ जाएगा। बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। 9 दूनी 18 तियाँ कितना, 18 तियाँ 54 होता है, थैंक यू। और ये बताओ, 10⁻9 और ये 10⁻⁻6 कितना होगा, है 10⁻3 होगा, और नीचे है 10⁻2, कूद के ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10⁻ कितना, 5, इतना न्यूटन पर कूलम। अच्छा जी, तो ये 54 अच्छा नहीं लग रहा है, इसको 5.4 बनाइए। कोशिश किया जाता है कि ये वाला चीज़ 1 से ज़्यादा हो और 10 से छोटा हो, सही है, यानी डेसिमल को हमेशा इधर से एक प्लेस पर रखने की कोशिश की जाती है। तो हम इसको 10 गुना क्या करने जा रहे हैं, कम करने जा रहे हैं, तो इसको 10 गुना बढ़ा दो, तो मिला जुला के 5.4 × 10⁻6 न्यूटन पर
कूलम। पता है हम इसको प्यार से ऐसा भी बोल सकते हैं 5 मेगा न्यूटन पर कूलम भी बोल सकते हैं। अगर होता है 10⁶ को मेगा बोला जाता है। चार रहने तो ऐसा ही रहने दो। आंसर देखोगे यही ना दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है, बोलो ना। और कुछ पूछ रहा है क्या? ओ माय गॉड, बोल रहा है कि इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज। अच्छा तो एक और बात बताइए, इसका डायरेक्शन भी तो आप बताइएगा ना। आपसे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो खाली मैग्नीट्यूड बता के थोड़े छोड़ देंगे। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड के साथ हम डायरेक्शन का भी जिक्र करेंगे। और डायरेक्शन है फ्रॉम QA टू QB। अरे उधर ना है तो हम लोग लिख देंगे फ्रॉम QA टू क्या QB, ऐसा लिख देंगे। अब कह रहा है कि यहां पर लाके एक नेगेटिव चार्ज, हाँ इतने को लाके रखा गया है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है Q इंटू E। पहले मैग्नीट्यूड बता दो, अब बाद में डायरेक्शन लिख देना। तो तुम बताओ बाबू कि फोर्स जो लगेगा वो Q की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम ना जी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला है? 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम से कूलम तो कट गया, आंसर ऑब्वियसली न्यूटन में आएगा। तो 54 कितना होगा? अरे 54 का आधा करो ना, 27 होगा। 54 में 27 जोड़ दो, 81 आ रहा है। तो 81 आ जाएगा ना जी। अरे बोलो 81, तो ये कितना हो जाएगा? 8.1 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू 10⁻³ न्यूटन, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। लेकिन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो चूंकि एक नेगेटिव चार्ज ना लाके रखा है तो इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा फ्रॉम QB टू QA, ऐसा हो जाएगा। आप हमेशा कोशिश करिएगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता सकें। बोलो आया समझ में ये? चलो ठीक है। ये कौन पूछ रहा है? CBSE बोर्ड ने पूछा है 2014 में ना। बोला है कि एक +Q चार्ज और एक -2Q चार्ज है, और जरूर यहां पर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा होगा। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले DPS में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने किया था, बस यहाँ पे +8Q था और यहाँ पे -6Q था, ऐसा कुछ था। तो ये आप लोगों ने ट्राई किया है, तो इसका आंसर आ गया है। कितने लोगों ने ट्राई किया लेकिन आंसर नहीं आया? और कितने लोगों ने ट्राई किया और आंसर भी आया? अच्छा अब देखो, सुनो बाबू, इस +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा कुछ E1, तो इस -2Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ना होगा और E2 होगा। आप बताइए, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बड़ा क्यों बनाया है? क्योंकि इस चार्ज से ये चार्ज ज्यादा ताकतवर ना है, तो इसकी तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी ज्यादा होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ऑब्वियसली बीचों बीच तो नहीं आएगा, इधर की तरफ कुछ तिरछा आएगा। ये हो जाएगा हमारा E नेट। सबसे पहले बताइए E1 कितना होगा? तो E1 किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है? इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फॉर्मूला हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई A²। अच्छा बाबू E2 कितना होगा? तो E2 इसकी वजह से ना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हो जाएगा K2Q डिवाइडेड बाई A²। अच्छा रुको एक मिनट, अगर हम लोग इस E1 को कुछ E मान लें तो इस E2 को हम 2E नहीं मान लेंगे। देख रहे हो, ये E है तो ये 2E है, क्योंकि ये KQ बाई A² है और ये 2KQ बाई A² है। कैलकुलेशन अब इससे आसान हो जाएगा, और जरूरत पड़ेगा तो हम E की जगह पे कितना पुट कर लेंगे? KQ बाई A²। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। तो हमने ये पढ़ा है, हमने ये बचपन में, देखो पहली बार जब हम लोग मिले थे ना, तो मैंने आपको बताया था कि A और B अगर ऐसा है तो जो रिजल्टेंट, अगर ये थीटा है तो रिजल्टेंट होता है कितना? √A² प्लस और 2AB cos थीटा। याद आया? वही तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो E नेट जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? √E1² प्लस E2², E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 और cos E1 और E2 के बीच का एंगल कितना है? तो
तो बच्चों रे 120 डिग्री है, ये बहुत आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि ये वाला एंगल 60 डिग्री ना होता है, तो कंफर्म है कि 100, तबे ना ये टोटल 180 हो पाएगा। तो हम लोग लिखेंगे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस 180 डिग्री। चलो वैल्यू पुट किया जाए। E1 की जगह पे लिखेंगे हम 120 डिग्री। E1 की जगह पे पुट किया जाए E का स्क्वायर, E2 की जगह पे पुट किया जाए 2E का स्क्वायर। अरे तो 2E का स्क्वायर कर दोगे तो 4E स्क्वायर नहीं हो जाएगा? अच्छा ये देखिए 2 E1 की जगह E और इसकी जगह 2E, तो ये भी 4E स्क्वायर ही हो जाएगा। अरे इतना समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा 4E स्क्वायर। और बाबू cos 120 होता है -1/2, कई बार देखा है 90 से ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट ये 120 होता है, तो -1/2। अभी क्या है कि मिला जुला के ये तो कट जाएगा, 2 बार में ना जाएगा, अब माइनस साइन आएगा सामने और आप अल्टीमेटली बताइए क्या आ रहा है। तो यहाँ से है 5E स्क्वायर में से 2E स्क्वायर घटा दीजिएगा, 3E स्क्वायर ही ना बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आ जाएगा √3 × E। और बच्चों हम E की जगह पे लिखेंगे KQ/A स्क्वायर, इवन K की जगह पे भी लिखेंगे 1/4πε0। ठीक है, देखिए अगर आप CBSE से हैं ऐसे क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते हैं। ठीक है, कितने लोग CBSE से हाथ उठाइएगा? हाई देखिए, है ना, वेरी गुड। √3 और E की जगह पे इसको रखा जाए, और K का मतलब हुआ 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर ना जी, बस हो गया ऐसा। लेकिन अभी कहानी खत्म थोड़े हुआ है, ये तो तुमसे डायरेक्शन भी ना पूछ रहा है, तो डायरेक्शन को हम लोग एंगल से बताते हैं। तो इसको अगर हम लोग अल्फा बोल दें, क्या बोल दें, अल्फा बोल दें, तो हमने ये भी पढ़ा है, देखो बचपन में जब हम लोग पहली बार मिले थे, तो ये A था और ये B था और ये था रिजल्टेंट और ये था टोटल एंगल थीटा, और ये अगर अल्फा था और ये अगर बीटा था। तो तुमको याद है जब हम लोग tan अल्फा लिखे थे, और देखो तुम जाना वो लेक्चर खोलना देखना, मैंने बताया है कि ये इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जब 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एंटर करोगे ना, तो इवन बोर्ड इस पे सवाल पूछता है। वो मैं एक्चुअली इसी सवाल के बारे में आपको बता रहा था। हाँ, तो tan अल्फा लिखते थे, तो अल्फा किसके साथ वाला एंगल था? A के साथ वाला। तो हम लोग A लिखते थे थोड़े, हम लोग B लिखते थे, फिर लिखते थे साइन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B कॉस थीटा। मैंने यहाँ B साइन थीटा, तो नीचे आता है B कॉस थीटा, A प्लस B कॉस थीटा। सिमिलरली जब हम लोग tan बीटा लिखते थे, तब बीटा B के साथ वाला एंगल है, तो हम लोग A लिखते थे, तो A साइन थीटा डिवाइडेड बाई B प्लस A कॉस थीटा। याद आया? ऐसा कुछ देखा था हम लोगों ने, तो वही तो हम लोग इधर भी करेंगे। आप बताइए अल्फा किसके साथ वाला एंगल है? E2 के साथ वाला, तो हम E2 लिखेंगे कि E1 लिखेंगे? हम E1 लिखेंगे। हम लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू E1 साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई, फिर E1 है तो अब E2 ना आएगा, प्लस E1 cos 120 डिग्री। इज इट क्लियर? चलिए, तो E1 की जगह था E, E1 कौन है? E है। चलिए, साइन 120 बाबू यकीन मानो √3/2 होता है। अभी सब सिखाया है मैंने, भूल गए हो, अब मेरे में हिम्मत नहीं रहा है कि मैं बार बार ये सब समझाऊं कि कैसे निकलता है। याद है 180 में से कैसे घटाते थे हम लोग? अब याद है तो ठीक है, आना तो मान लो कि इतना होता है। E2 बताओ कितना? 2E। E1 कितना? E cos 120 डिग्री -1/2। अब बताइए, ये जब सॉल्व करिएगा तो E कॉमन होके E को काट देगा, तो ऊपर में खाली √3/2 बचेगा, नीचवा में क्या बचेगा? 2 दूनी 4 -1 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 ना जी, 2 से 2 कट जाएगा। बोलो, हम लोग tan अल्फा निकाल रहे हैं, 2 से 2 कट जाएगा, आई √3 जो है वो यहाँ ना आएगा, और √3/3 कितना होगा? ओ माई गॉड, इट इज वेरी ब्यूटीफुल आंसर। नहीं आ गया, ये √3 नहीं आ गया। और आपको पता है कि tan अल्फा इज इक्वल टू अगर 1/√3 बाबू रे, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना?
तो ये तो 30 डिग्री हो गया। क्या बात है, ऐसे आंसर्स जनरली इनवर्स में आते हैं, लेकिन यहां पर तो हमको साफ साफ दिख गया कि tan अल्फा कितना है, 1/√3 है ना, 1/√3 है, तो 30 डिग्री। अब हम लोग ना अपना फाइनल आंसर बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा, √3/4πε0 q/a², √3/4πε0 q/a² एट एन एंगल ऑफ कितना, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बताइए ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, विथ साइड AC, विथ साइड AC। तो हम लोग लिखेंगे विथ साइड क्या बताओ, AC, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, मतलब समझ में आया ना, तो ऐसे हम लोग कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लेवल 2 में डाल दिया क्या मैंने, हैं? अच्छा, इसको लेवल 1 में रहने दिया। बताओ मैं तुमको कितने लेवल का आदमी समझने लगा हूं, मैंने इसको भी लेवल 1 ही में डाला है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू √10 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू -25 माइक्रोकूलम। 2 पॉइंट चार्ज दिया है, क्या दिया है, 2 पॉइंट चार्ज दिया है। आर प्ले पता है, पहले शुरू में 2014, 15, 16 ये जो क्लास होता था ना, तो उसमें मैं बोलता था पहले ही से कि अगर तुमको IIT एडवांस लेवल का नहीं पढ़ना है तो इधर तुम मत आना। बाद में हमको पता चला कि तुम नीट लेवल का पढ़ने आए, चाहे बोर्ड लेवल का, तो बड़ी मार मारेंगे ना। तो पहले क्लास कैसे होता था, 2-2.5 घंटे का, मैंने क्लास का टाइम लिमिट ही नहीं होता था, मन ऐसे होता था 2 घंटा का, और 2.5 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा चला जाता था। और उतने देर में तुमको क्या लग रहा है कि 75 क्वेश्चन थोड़े होता था, गिन चुन के 3-4 क्वेश्चन होता, वो मैं अपने से सेट करके लाता था। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है ना, तो उसमें बहुत हाई लेवल का, अब जैसे मैं क्या करूँगा, एक रॉड ले लूँगा, यहाँ एक चार्ज दे दूंगा, समझ रहे हो, यहाँ एक चार्ज दे दूंगा, यहाँ एक चार्ज दे दूंगा, फिर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके इधर दे दूंगा ताकि ये इस पर टॉर्क क्रिएट कर सके। आप समझ रहे हैं? उसमें फिर मान लीजिए कि वो अब टॉर्क क्रिएट करेगा तो घूमेगा, घूम के जाके किसी चीज़ से टकरा रहा है, तो टकराएगा तो उस पर इम्पल्स क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से तो सवाल ये होता था कि बताओ कितनी दूर जाके गिरेगा। मैंने 4-5 चैप्टर का मिला के हम लोग क्वेश्चन करते थे। तो एक वो जमाना है और एक ये जमाना है कि क्वेश्चन देने के बाद हमको सोचना पड़ जा रहा है कि ठीक तो किया ना कि क्वेश्चन हम दे दिए हैं, कि हटा देना चाहिए था। तो पहले होता था, उस हिसाब का ही स्टूडेंट होता था, सब कम होता था। नहीं, तुम्हारे अंदर उतना पेशेंस ही नहीं है। तुम हमको बताएगी इसमें क्या था जो तुमसे नहीं हुआ होगा। डायरेक्शन उल्टा का मतलब क्या ले ली थी तुम, इसको ले ली थी, हैं? काहे तुम इसको ले लेगी, इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि जो आप ट्राई करते। देखिए, जिन्होंने ट्राई नहीं किया है उनको तो खैर कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने ट्राई किया ऐसा कुछ था ही नहीं कि आप ट्राई करते ही आपसे नहीं होता। ये टाइम वेस्ट आप करा दिया मेरा। ये बताइए कितने लोगों से हुआ है? चलिए कोई बात नहीं है। 2 पॉइंट चार्ज है, आर प्लेस्ड ऑन दी क्या, x एक्सिस एट x इज इक्वल टू 1 मीटर एंड x इज इक्वल टू 4 मीटर। आइए बढ़िया से समझते हैं। यू हैव x इज इक्वल टू 1 मीटर एंड x इज इक्वल टू कितना, 4 मीटर। अ चार्ज Q1 which is under root 10 microcoulomb is placed at x is equal to 1 meter and 25 microcoulomb, अच्छा -25 microcoulomb is placed at x is equal to 4 meter are placed on the x axis ना जी, x axis। चलिए सही है, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है y is equal to कहाँ, 3 मीटर में। तो y is equal to 3 मीटर कहीं यहाँ ना होगा, यही पे ना होगा, y बराबर 3 मीटर। तो इसकी वजह से यहाँ पे, फिर इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। कुछ तो बोलो, अरे हाँ तो बोलो, ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने वाली बात ये है
कि हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो देखो आई कैप जे कैप के फॉर्म में चाहिए, का मतलब हुआ वेक्टर फॉर्म में चाहिए। बोलो बोलो। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हमने सीखा है, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, याद है ऐसा सीखा था? ये क्या है? तो रुकिए रुकिए मैं बता रहा हूं, अगर कोई क्यू चार्ज है उससे आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, सबको पता है। और ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी आर ही का डायरेक्शन, बस इतना ही तो कहना चाह रहा है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप यहाँ पे क्यू को पुट करिएगा, अच्छा ठीक है, कब आए हैं सर? ठीक है ठीक है, जब आप इस क्यू को पुट करिएगा तो साइन के साथ पुट करिएगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है ये, साइन के साथ पुट करिएगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं एक काम करता हूँ, हिंट दे देता हूँ, हिंट दूं ना मैं, अच्छे से हिंट दे देता हूँ, फाइनल आंसर आप लोग लाके दिखाइएगा, ठीक है? चलिए सबसे पहले बताइए इसकी वजह से हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अच्छा एक और बात सुनिएगा, एक और बात सुनिएगा, बात यह है कि एक और फॉर्म होता है इसका, के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और तब यहाँ हो जाएगा कंप्लीट वेक्टर। अच्छा मैंने क्या कहा कि कौन सा फॉर्म हम लोग कैलकुलेशंस में यूज करेंगे? ये वाला फॉर्म, बोलो ना, ये वाला फॉर्म हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है? तो ये हो गया एक आर, ये हो गया इसके लिए आर, ठीक है? तो इसको अगर हम लोग कुछ R1 बोल दें, इसको क्या बोल दें? R2 बोल दें, क्योंकि ये चार्ज कहीं ना कहीं Q1 और ये Q2 था ना, तो इसको R1 बोल देते हैं और इसको R2 बोल देते हैं। अरे बोलो, तो तुम बताओ जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे E1, यानी इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग K लिखेंगे, Q की जगह पे लिखेंगे √10, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, क्लियर? और डिवाइडेड बाई R का क्यूब। तो क्या हमसे ये वाला R निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से? अगर ये 1 है और ये कितना है 3 है, तो √1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे √10 आएगा। नहीं समझ में आया? तो यहाँ पर आ जाएगा √10 का होल क्यूब। इज इट क्लियर? अब रही बात कि इस वेक्टर का नाम क्या होगा, तो ध्यान से सुनो, नहीं रुक जाओ एक मिनट, इसका नाम क्या होगा? 3j कैप। इसका नाम क्या होगा? आई कैप। अरे है ना? और हमको इस वेक्टर का नाम चाहिए, तो ध्यान से सुनो, आई कैप प्लस R1, अरे यार दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होगा। तो इसके लिए चलो मैं चीज बता ही देता हूं, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, और ये क्या है? अगर वेक्टर C, तो बताओ किन दो को जोड़ के आपको तीसरा मिल रहा है? तो B और C को जोड़ रहे हैं तो हमको A मिल रहा है। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, बराबर कितना A मिल रहा है। अरे B और C को जोड़ने से हमको क्या मिल रहा है? A मिल रहा है। अब एक काम ये करिए कि आप ना इस B को उधर लेके चले जाइए, B को, तो बताइए A माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा? तो एक स्मार्ट स्टूडेंट ना एक ट्रायंगल को देख के ये भी बता सकता है कि किस में से किसको घटा के कौन मिल रहा है। तो याद रखिएगा वो मिलता है, देखो मैं सिर्फ स्मार्ट लोगों से बात कर रहा हूं, अगर नाहक नहीं आए हो तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हमको वो मिलता है जो बाकी दोनों के हेड पे होता है। वो कौन है जो किसी दो के हेड पर है? कौन है? सी है ना? ए बोलो, सी मिलेगा। किस में से किसको घटा के पता है? तो सी का हेड जिस पर होगा ना, उसमें से सी का टेल जिस पर है उसको घटा के। तो अगर हम ये चीज इधर ना देखें तो हम कैसे लिखेंगे? हमको सी मिलने वाला है, सी का हेड ए पर ना है, हाँ, तो ए में से किसको घटा के? बी को घटा के। हम चाहें तो डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हैं। बोलो, अब आप ही बताइए कि इस ट्रायंगल में वो कौन है जो बाकी दो के हेड पर है? कौन है? R1 है, ये इसके भी हेड पर है, और तो यानी कि हमको R1 देखो मिलने वाला है, क्या करके? तो इसका हेड इस पर ना है, तो 3j कैप में से आई कैप को माइनस करके। नहीं समझे? इसका मतलब हुआ कि अब हम यहां पर R1 तो लिखेंगे ना बाबू,
R1 लिखेंगे ना, R1 की जगह पे हम लोग लिख देंगे 3j कैप माइनस आई कैप। ये मैंने E1 लिख दिया, क्लियर है। चलिए जल्दी से हम लोग लिखते हैं, क्या बताइए, E2। तो ये हो जाएगा KQ बाई आर स्क्वायर। क्यू की जगह पे ऑब्वियसली हम लोग -25, हम माइक्रो का मतलब 10 टू द आर का क्यूब ना लिखेंगे, बिकॉज हम ये वाला फॉर्म यूज करने जा रहे हैं। सही है। अब आप बताइए कि ये आर कितना होगा, तो ये कितना है, 4 है, 4 है, और ये 3 है, जाहिर सी बात ये 5 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 का क्यूब। और इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर। दिस वेक्टर का मतलब हो गया 3j कैप माइनस 4i कैप। तो ये हो जाएगा 3j कैप माइनस 4i कैप, है ना बाबू। बस इन्हीं दोनों वेक्टर्स को आप जोड़, देखिए कैलकुलेशन भी आसान होगा, ये जानबूझ के दिया है। कम से कम √10 से एक और √10 कटेगा ना, और √10 का जो स्क्वायर होगा वो 10 होगा, आसान कैलकुलेशन। और 10 से आराम से आप यहाँ पे लेके जाइए, 10 टू दी पावर -7 बन जाएगा। अरे बोलो, इसमें भी देखो 25 है, आप 25 से तो कटिए जाएगा, नीचे में एक 5 आएगा, और उस 5 को कहीं निपटा ही लीजिएगा। तो मिला जुला के बस दोनों को जोड़िएगा, कुछ चीजों को कॉमन लीजिएगा, आना होगा, एकदम आपका आंसर आ जाएगा। पता नहीं है तुमको समझ में आएगी नहीं, एकदम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। दोबारा समझना है क्या इसमें, बिल्कुल वीडियो जाके ना दोबारा उसको बढ़िया से आप